नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि राजनीति ये बता रही है कि संगम की खैर नहीं? ये इसलिए क्योंकि यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upHESC.org में इलाहाबाद के परिचय में यानी प्रयागराज के परिचय में अकबर इलाहाबादी, तेग इलाहाबादी और राशिद इलाहाबादी जैसे शायरों के नाम को बदलकर प्रयागराजी कर दिया है, यानी कि अकबर प्रयागराजी, राशिद प्रयागराजी। हालांकि यह सच है कि सन 1500 में इलाहाबाद प्रयागराज ही हुआ करता था। अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे वापस प्रयागराज किया, यानी कि आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। अब जब इलाहाबाद का नाम वापस प्रयागराज कर दिया गया है तो फिर किसी के नाम के आगे इलाहाबाद क्यों रहे? इसलिए यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने मशहूर शायरों के नाम इलाहाबादी से बदलकर प्रयागराजी कर दिए। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा सेवा आयोग का यह हाल देखकर वाकई डर लगता है। दफ्तरी आदेश को जस के तस लागू करने से किस तरह के हास्यास्पद नतीजे निकलते हैं, ये साफ है। ये गलती जानबूझकर हुई है या फिर तकनीकी कारणों से, ये जांच के बाद पता चलेगा, इसके ऊपर जांच होगी। लेकिन फिलहाल इसे लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, हर कोई इसके ऊपर टिप्पणी जरूर कर रहा है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि शहर क्या शायर क्या, उत्तर प्रदेश में बाबा सबके नाम बदल रहे हैं। अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर प्रयागराजी कर दिया गया है। उम्मीद है कि फिराक गोरखपुरी की ऐसी तौहीन नहीं होगी। ये अजीब सितम है, अजीब जफा कि यहां के न रहे तो कहीं न रहे। हमारे साथ मौजूद हैं दो मेहमान इस पर बातचीत के लिए। प्रोफेसर हिरम चतुर्वेदी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और हमारे साथ गौहर रजा हैं जो कि मशहूर शायर हैं। मैं आपको इससे बातचीत करने के पहले अकबर इलाहाबादी की एक लिखी भी कुछ लाइंस पढ़ के सुनाना चाहती हूं कि अकबर इलाहाबादी ने एक दौर में ये लिखा था कि छोड़ लिटरेचर को, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख और मस्जिद से ताल्लुक कता कर स्कूल जा, 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी, क्लर्की कर, खुशी से फूल जा। तो इसी क्लर्की ने का ये नतीजा निकला है कि अकबर इलाहाबादी अकबर प्रयागराजी बन गए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप गौहर रजा साहब? मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। मैं तो इतना ही कहूंगा, वो ह्यूमर के पहले बड़े शायर है उर्दू के, तो ह्यूमर में ही बात करनी जाए शुरुआत में कि भाई सिर्फ शहरों के और शायरों के नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। कुछ जो हमारे मुगल राजा हैं उनके नाम भी बदल लिए जाएं। अगर बदल लिए जाएं तो झगड़ा खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल में। मतलब बाबर का नाम कुछ अमित शाह जैसा रख दिया जाए या अकबर का नाम कुछ और कर दिया जाए तो फिर हार जीत के फैसले भी बदल जाएंगे। ये बेवकूफी की बातें। ये मेरे ख्याल में जो हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन है उसका ये लोएस्ट लेवल है मेरे ख्याल में। वो दिखाता है कि वो हायर एजुकेशन तो खत्म हो गई है, वो लोएस्ट लेवल पर आ गया है। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल झूठ कहा जा रहा है कि वो हैक हो गया है। ये किसी बहुत ही बेवकूफ आदमी ने वहां पर बैठ करके इलाहाबाद को ग्लोबल कमांड दे करके प्रयागराज कर दिया। और इसीलिए अगर उसका आप स्क्रीनशॉट जरा गौर से देखें तो आई थोड़ा सा फर्क दूर चला जाता है। तो जाहिर है कि इससे दुख की और क्या कहें, मतलब ये ह्यूमर ही कहा जा सकता है। ये तो मिजाह है जो किया जा रहा है हर एक चीज के साथ, और इतना लाइटली लिया जा रहा है कि इससे ये भी अंदाजा होता है यूपी क्यों आज पीछे है और किस तरह से वो पीछे धकेला जा रहा है लगातार। अगर आप एजुकेट नहीं कर सकते अपने बच्चों को और एजुकेशन की एक साइट के ऊपर इस तरह की चीज हो जाए तो उसमें आपको शक की गुंजाइश नहीं रहती है कि गलती हो। ये गलती एजुकेशन के साथ, हिस्ट्री के साथ, लिटरेचर के साथ, हर एक चीज के साथ की जा रही है और जानबूझ के की जा रही है कि यूपी के लोगों को पूरी तरह से जाहिल रखा जाए। अब जाहिल लोग अगर ऊपर पहुंच जाएं
जिन्हें कबीर के बारे में कुछ ना पता हो, तो वो अकबर इलाहाबादी के बारे में क्या पता होगा। ये जहालत की देन है और कुछ नहीं। जहालत की इंतहा है। और जैसा आपने कहा कि उच्च शिक्षा का स्तर क्या है, कितनी नीचे गिरती जा रही है, ये भी इससे साफ जाहिर है। प्रोफेसर चतुर्वेदी, ये जिस तरह की गड़बड़ी हुई है, मान लीजिए कि ये कंप्यूटर की वजह से गड़बड़ी हुई है, पर आप क्या कहेंगे, ये कि मूर्खों को क्षमा कर दिया जाए, ये मूर्खता है, ये तंगदिली है, कैसे देखेंगे आप इसे? मैं नगमा जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि एनडीटीवी शुरू से देखता रहा हूं और नगमा जी को टीवी पे देखता रहा हूं। उनके साथ कभी इस तरह रूबरू बात होगी कभी नहीं सोचा था। ये मेरी खुशकिस्मती है। शुक्रिया आपका। दूसरी बात जो कही कि इनको माफ कर दो, वो बाइबल कोट कर रहा था मैं एक्चुअली। बाइबल में फॉरगिव देम लॉर्ड, दे नो नॉट व्हाट दे डू। बिल्कुल। और दूसरी बात, गौहर रजा साहब अगर मौजूद हों तो मैं एक शेर जरूर इनको नजर करके कहना चाहूंगा। निजाम में मैं कदा कुछ इस कदर बिगड़ा हुआ है साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। तो ये लोग जिस तरह के हैं, जिस तरह की सोच है, और ये जो अध्यक्ष जी हैं, देखिए मैं दो बातें कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी और शिद्दत के साथ कह रहा हूं। पहली बात तो ये गोरखपुर के हैं और ये एंशिएंट हिस्ट्री के भी बिल्कुल छोटे से एक कालखंड के विशेषज्ञ हैं। इनको इतिहास की जानकारी, इतिहास की परिभाषा से कोई वास्ता नहीं है। नंबर दो, एक बहुत गंभीर आरोप में लगा रहा हूं। हजारों बच्चों के एडमिट कार्ड्स विभिन्न परीक्षाओं में नहीं मिले और ये जन भावनाओं का, बच्चों के कल्याण की कद्र किए बिना ये परीक्षाएं करवाते चले गए। वो बच्चे हफ्तों धरने पर बैठे रहे इस ठंड में, और फिर कैसे वो जब परीक्षाएं संपन्न हो गई तो इट वॉज फ्यूटाइल, एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, तो वो बेचारे उठे वहां से। तो ये ध्यान भटकाने का है, इट वॉज अ डेलिबरेट एक्ट। और अब बैकअप के लिए, भागने के लिए, वो बदलने के लिए अपना स्टैंड, ये सैक ना हो जाए तो हैक की बात, ये हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे न गौहर रजा साहब है, ना आप हैं, ये मैं यहां पर देख रहा हूं इतने दिनों से जो हो रहा है, इसलिए बता रहा हूं। जी बिल्कुल। और प्रयाग और जहां तक इलाहाबाद की बात है, एक चीज और कह दूं। हाँ। कि इलाहाबाद तो अकबर के काल में भी इलाहाबाद था। इट वॉज नेवर अल्लाहाबाद। ये तो अंग्रेज जब आए हैं उन्होंने स्पेलिंग, अगर कानपुर को कानपुर, जबलपुर को जब्बलपुर, तो अपने आप इलाहाबाद बिकेम अल्लाहाबाद। और प्रयाग कोई शहर नहीं था जी। जैसे मथुरा वन था, महावन, आगरा अग्रवन, उसी तरह ये जो क्षेत्र है ये प्रयाग वन था। और अगर अबुल फजल पढ़ें तो अबुल फजल खुद कह रहा है कि प्रयाग में शहर बसाने का एक मकसद ये भी था कि दक्कन को प्रयाण कर सके। बिल्कुल मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं जी, जी। और वो लिखता है कि प्रयाग के दक्षिण की तरफ, वो चूंकि कॉन्फ्लुएंस का क्षेत्र है, दो नदियों का संगम है, बड़े दरिया मिलते हैं, तो इर्रेगुलर है, वहां पर किला बनाया दक्षिण, प्रयाग के दक्षिण जी। और वर्ल्ड सिटी बनाई, उसको इलाहाबाद नाम दिया। इलाहाबाद कब इलाहाबाद हो गया और कब शाहजहां के काल में इलाहाबाद हुआ, ये इतिहास के छात्रों को, पढ़ने वालों को, जानकारों को, सबको पता है। जी जी। एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ प्रोफेसर चतुर्वेदी की, ये नाम बदलने का तो मौसम चल पड़ा है, तमाम चीजों के, शहरों के, गलियों के नाम बदले जा रहे हैं। तो ये जो नाम बदलने का सिलसिला है वो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। अब शायरों के नाम किस तरह बदल दिए गए, पर ये जो नाम बदले गए हैं उससे किस तरह की मुश्किल, आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ये जो प्रयागराज बना, अब लोगों की जुबान पे चढ़ते चढ़ते भी वक्त लगेगा, प्रयागराज पहले भी रहा है, पर अक्सर अब इलाहाबादी अमरूद की ही बात ले ले, बहुत लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। नहीं नगमा जी, आपने बहुत बेहतरीन सवाल उठा दिया है। हमारे यहाँ माघ मेला हर साल होता है जी, और 6 साल पे अर्धकुंभ होता था, जिसको भी नाम बदल के कुंभ कर दिया है, कुंभ का नाम बदल के महाकुंभ कर दिया है, वगैरह वगैरह कर रहे हैं। अब आप सोचिए, यहाँ कोई भी विजिटर बाहर से आया, बेचारा अनपढ़ है या जैसा हो, आएगा तो उसे नहीं मालूम। देखिए हमारे यहाँ एक बहुत पुराना स्टेशन है, मैं यूनिवर्सिटी के इलाके में रहता हूँ,
और यहीं पर एक स्टेशन है पास में, उसे कहते हैं प्रयाग स्टेशन। अकेला वो एक ऐसे स्टेशन तो जो प्रयाग स्टेशन कहलाता था। दूसरा स्टेशन चूंकि मेला क्षेत्र में बना था सिर्फ यात्रियों के लिए, मेले के दौरान अंग्रेजों के समय से, वो कहलाता प्रयाग घाट। तो अब दो स्टेशन हमारे यहाँ थे, प्रयाग घाट और प्रयाग। अब एक रामबाग वाला स्टेशन, उसको भी कुछ कर दिया इन्होंने प्रयाग। तो ये जो नाम बदलने का सिलसिला है वो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उलझन भी खड़ी कर रहा है लोगों के लिए। गौर रजा साहब और बड़ी बिल्कुल कि रामबाग स्टेशन हो गया प्रयागराज सिटी, और इलाहाबाद जंक्शन हो गया प्रयागराज जंक्शन। अब बच्चा वो कहाँ जाएगा जो आया है, लोग कहाँ जाएं समझ नहीं आ रहा। जी गौर रजा साहब, ये जो अभी जैसे अकबर इलाहाबादी के मामले में, राशिद इलाहाबादी के मामले में जो मामला हुआ है उच्च शिक्षा विभाग में, इसको इतने हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। ये एक अजीब सी शुरुआत है, और जो उच्च शिक्षा का जैसे आपने कहा कि स्तर कितना नीचे गिर रहा है, इसके ऊपर आप मानते हैं कि सख्ती होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे इस तरह से आप छेड़छाड़, जो स्टैंडर्ड नीचे गिरता है उसको आप गिरने दें, कार्रवाई जरूरी है इस पर? मेरा मानना यह है कि नगमा, मैं आपसे 100% सहमत हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद नहीं है कार्रवाई की। जब धर्म संसद में जहर उगलने वाले गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये तो उनकी नजर में बहुत छोटी सी गलती होगी। अगर अगली नस्लें बिगड़ती हैं तो बिगड़ जाएं, अगली नस्लें जाहिल पैदा होती हैं तो हो जाएं। लेकिन मेरा इससे जज्बाती लगाव इसलिए कि मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ, मैं वहां पैदा हुआ हूं जो बहुत दूर नहीं है जिस जगह पे अकबर इलाहाबादी रहा करते थे। तेज इलाहाबादी घर में हमारे रिश्ते के मामू हुआ करते थे, तो वो इन सारे लोगों के बीच में परवरिश पाना ये एक बड़ी बात थी उस वक्त। जोश मलियाबादी हो या रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी हो, इन लोगों ने इलाहाबाद का नाम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है। अलीगढ़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी थी जिसने पहली बार हिंदुस्तान में विंड एनर्जी के ऊपर रिसर्च शुरू की, जहां का फिजिक्स डिपार्टमेंट दुनिया में माना जाता है। आप उसके नाम बदल करके जगह जगह कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आगे आने वाली नस्लें उस शहर को कैसे देखेंगी, उस शहर में रहने वालों को कैसे देखेंगी? वो जो शहर की रूह होती है, आप उसको, आत्मा को खत्म करने में लगे हुए। बिल्कुल। हरिवंश राय बच्चन जहां पैदा हुए थे वो इलाहाबाद था, जहां मरे थे वो इलाहाबाद, वो कोई रहे थे इलाहाबाद था, वो प्रयागराज नहीं था। लेकिन प्रयागराज हम सबको बचपन में ही मालूम था कि प्रयागराज जाने का क्या मतलब होता है, कौन से स्टेशन की तरफ हम लोग जाएं। जी। और इलाहाबाद की एक बड़ी रिच हिस्ट्री है जिसको मिटाने की कोशिश है। ये कोई मतलब ये सोचिए समझिए साजिश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने इसके बारे में और इलाहाबाद शहर के इतिहास के बारे में, वहां से जुड़े उन तमाम लोगों के बारे में चर्चा की है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर चतुर्वेदी और गौहर रजा साहब कि आप इसमें शामिल हुए। सही कहा दोनों ने, जैसा कि गौहर रजा साहब भी कह रहे थे कि इलाहाबाद का इतिहास है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दुनिया में जानी जाती है, हरिवंश राय बच्चन का शहर इलाहाबाद, मशहूर बड़े बड़े कवियों का शहर इलाहाबाद, उसको आप इस तरह से मिटा नहीं सकते। और लगता है जैसे ये कोई साजिश हो। बहुत इस वक्त एक वक्त है ब्रेक का 5 की बाद में, और ब्रेक के बाद झारखंड में सस्ता होगा लोगों के लिए पेट्रोल। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में गरीबों के लिए पेट्रोल 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता करने का ऐलान किया है। हालांकि इस छूट का लाभ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। झारखंड सरकार का कहना है कि एक गरीब व्यक्ति घर में बाइक होते हुए भी पेट्रोल के पैसे न होने के चलते उसे चला नहीं पा रहा और अपनी फसल बेचने बाजार नहीं जा पा रहा। इसलिए वैसे राशन कार्ड धारक अगर मोटरसाइकिल स्कूटर में पेट्रोल भरवाते हैं तो हर परिवार को 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर तक का पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। जो छोटे जो स्कूल कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो मोटरसाइकिल में भी आप पेट्रोल में आधा पेट्रोल आधा किरासन डालते हैं और नतीजा कुछ दिन के बाद गाड़ी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए
मोटरसाइकिल पेट्रोल, गरीब मजदूर मध्यवर्गीय लोग, इनको आप 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना पड़ा है। तो ये थे झारखंड के मुख्यमंत्री और 26 जनवरी से इसका लाभ मिलने लगेगा उन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड है। मनीष कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ। मनीष, बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा तबका है जिसको इसका फायदा पहुंचेगा। 25 रुपए कम अगर कीमत पे डीजल पेट्रोल मिलता है तो राशन कार्ड धारकों को ये मिलेगा। राशन कार्ड के लिए लेने के लिए भी लोगों की अब भीड़ लगेगी। इस फैसले का आंकलन आप किस तरह से करेंगे? इसमें राजनीति है, इसका एक फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होने वाला है। निश्चित रूप से नगमा राजनीति है और कहीं न कहीं हेमंत सोरेन अपने वोटरों को, जो खासकर आदिवासी, दलित या पिछड़े समुदाय से आते हैं, उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना आसान नहीं है क्योंकि जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं उनका कहना है कि करीब 62 लाख यहाँ पर राशन कार्डधारी आज की तारीख में हैं। लेकिन उन राशन कार्डधारियों में कितने के पास दोपहिया वाहन है और इसका रीइंबर्समेंट ये तो साफ है कि अधिकतम 250 रुपये उनके खाते में यानी कि डीबीटी किया जाएगा। लेकिन रीइंबर्समेंट का फॉर्म क्या होगा कि किस तरीके से कोई व्यक्ति जो अपना 10 लीटर पेट्रोल या डीजल का जो बिल है वो किसको सबमिट करेगा और कौन उसको एक तरह से उसको अप्रूव करेगा जिससे कि उसके खाते में वो पैसा ट्रांसफर होगा। ये जो मोडालिटीज है या इसका जो फाइन प्रिंट्स है ये अभी साफ नहीं है। ये हो सकता है कि अगले 1 महीने में करीब, क्योंकि ये 26 जनवरी से इसे रोल आउट होना है तो 26 जनवरी के पहले वो स्पष्ट किया जाएगा या कि आखिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कई अन्य राज्यों की सरकारें भी जो हैं शायद इस मॉडल को फॉलो करें क्योंकि 25 रुपया या 250 रुपया के राहत जो है किसी भी गरीब के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ी राशि है और उसके लिए एक तरह से साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं कि वो उसके लिए काफी रिलीफ की खबर है। नगमा, बहुत बड़ी राहत भरी खबर है ये। धन्यवाद आपका मनीष। और इसके पीछे जरूर है कि सियासत है और जैसा मैं पहले भी कह रही थी, मनीष जैसा बता रहे हैं कि समस्या इसके इम्प्लीमेंटेशन की होगी, तो लागू कैसे किया जाए, राशन कार्ड धारकों को ये फायदा मिलेगा। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम और ब्रेक के बाद आपको खबर दिखाएंगे पीयूष जैन की। आखिरकार नोटों की गिनती वहां खत्म हुई है। बात कर रहे हैं इत्र व्यापारी जो कन्नौज के हैं, पीयूष जैन। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर जीएसटी टीम की रेड आखिरकार 5 दिन के बाद आज खत्म हुई। कानपुर और कन्नौज में उनके घर चली रेड में 196 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं, जबकि 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 6 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। सोने की बरामदगी के मामले में डीआरआई के कस्टम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीआरआई सोने की तस्करी की जांच करेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने गलती से अपने ही आदमी पर छापा मार दिया, लेकिन जीएसटी इंटेलिजेंस के टॉप सूत्रों ने उनके इस दावे को खारिज किया है। सूत्रों का कहना है कि शिखर पान मसाला के जीएसटी चोरी करने की विशेष सूचना मिली। शिखर पान मसाला फैक्ट्री के बाहर 4 ट्रक मिले। ट्रकों के पास जीएसटी के कागजात नहीं थे। शिखर पान मसाले की जांच पीयूष जैन तक पहुंची। जैन शिखर पान मसाले को इत्र सप्लाई करते हैं। कैश लेकर कच्चा माल सप्लाई के लिए रडार पर थे। गलत पहचान का कोई मामला नहीं है ये। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट की। 2022 में आपको कहां निवेश करना चाहिए, तीसरी लहर की बात हो रही है तो हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या करना चाहिए, और इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं संजीव बजाज, ज्वाइंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बजाज कैपिटल के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी से बातचीत के लिए वक्त निकाला। नमस्कार। मेरा पहला सवाल है कि मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट ने गोता खाया या गिरावट हुई, फिर उसी तेजी से बढ़ा।
तब से अब तक इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेशक की जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, वही बहुत अच्छा एक केस स्टडी है कि जब मार्केट गिरता है तो आपको डरना नहीं चाहिए। जैसे मार्च 2020 में एक डूम एंड ग्लूम बोलते हैं ना कि ये सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आप बीत दीजिए। और मार्च में मार्केट बहुत जोर से गिरी, बट अगर आप उस टाइम पे और निवेश करते और आप ठहरते तो मार्च के बाद जो रिटर्न्स आई है, किसी ने अपनी इस लाइफ टाइम में इतनी रिटर्न्स नहीं देखी जितनी लास्ट 18 महीने में रिटर्न्स आई हैं। आई नो ये दिसंबर में थोड़ी सी करेक्शन हुई है, बट उसके बाद भी निवेशक का इतना बढ़िया उसने पैसा कमाया है पिछले 1.5 साल में। तो इसमें ये जो पर्पस है कि देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आपको ये मार्केट के बढ़ाव चढ़ाव के हिसाब से नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। 2022 के लिए मार्केट को लेकर के आपकी क्या प्रेडिक्शन है सर? देखिए, 2022 में थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, बिकॉज एक सिचुएशन ये हो गई कि जो मार्केट बढ़ी है लिक्विडिटी की वजह से बढ़ी है। जो एडिशनल पैसा प्रिंट किया गया था विद वेरियस, स्टार्टेड बाय यूएस फेड रिजर्व, फिर बाकी रिजर्व बैंक्स ने भी पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया, इंसेंटिव्स देने शुरू कर दिए। अब इससे ये हुआ कि इतना मनी इन सर्कुलेशन बढ़ गया है, उससे थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसमें ये हो जाता है कि अमीर और गरीब का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए इन्फ्लेशन को कर्ब करना पड़ता है, जिसके लिए थोड़ी सी मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ता है, मनी को वापस खींचना पड़ता है। तो जब ये होता है तो स्टॉक मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब ये इमीडिएटली होएगा, 6 महीने बाद होएगा, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जिस तेजी से ग्रो की है 2020 और 2021 में, उतनी तेजी नहीं दिखेगी आपको। बट आज की तो मेरा सवाल है कि 2022 में निवेशकों को मार्केट में कब आना चाहिए, उनका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, मार्केट में आने का टाइम अब तो अभी बेस्ट है, बिकॉज मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हो रखी है। आज की डेट में मार्केट में वैल्यूएशन अच्छा है। तो अगर आप वेट कर रहे थे तो आपका जनवरी और के शुरू में एक बहुत अच्छा टाइम है मार्केट में आने का। पर थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि आप जो सिलेक्शन करते हैं, मेरे हिसाब से आपको वैल्यू स्टॉक्स या वैल्यू फंड सिलेक्ट करना चाहिए, या आपको ग्रोथ और जो ब्लू चिप फंड है, जो बहुत बड़ी लार्ज कंपनीज हैं, उसमें ही अभी निवेश करना चाहिए। बिकॉज जो कई छोटी कंपनीज हैं, जो इतनी स्ट्रांग कंपनी नहीं, उनकी वैल्यूएशन बहुत हाई है आज की डेट में भी, जिसमें करेक्शन आ सकती है। तो आपको उससे बच के चलना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा केयरफुली अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तो 2022 में हमें किस सेक्टर में जाना चाहिए, कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकता है, निवेशक कैसे प्लान करें? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? देखो, मैं एक कंपनीज होती हैं जिन्हें बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज, ये है सबसे बड़ी कंपनीज। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा ब्लू चिप और बड़ी कंपनीज में ज्यादा फोकस रखना चाहिए। तो जो जब भी मार्केट ऊपर नीचे होता है तो बड़ी कंपनीज बड़ी की बड़ी रहती है। दूसरा जो आपको सेक्टर देखना चाहिए, आई थिंक आईटी सेक्टर विल कंटिन्यू टू ग्रो, बिकॉज ओमनिकॉन अभी फिर से आ रहा है और इससे टेक्नोलॉजी डिजिटल स्पेस में बहुत रैपिड एक्सपेंशन हो रही है। ये कंपनीज जो डिजिटाइजेशन 5-10 साल पहले आ गए, तो इसका इनको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स बहुत बढ़िया हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज ये जो फार्मास्यूटिकल का भी डिमांड बढ़ रही है, नए ड्रग्स आ रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अच्छी बड़ी कंपनीज भी हैं। और इंडिया का अब नाम हो गया ग्लोबल में एज अ सप्लायर एंड रिस्पेक्ट बढ़ गई है। तो इससे इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी शुड डू वेल इन द लॉन्ग रन। तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। एक बार जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तब आपको ट्रैवल सेक्टर देख सकते हैं, बिकॉज ट्रैवल एक बार बाउंस बैक करेगा। लोग बड़े देर से वेट कर रहे हैं, हम देखते हैं जरा सा भी बीच में खुला होता है तो हर आदमी छुट्टी पे जाने लग जाता है। रिवेंज ट्रैवल जिसको कहते हैं, रिवेंज टूरिज्म। तो अब मैं दूसरा एक सवाल है, जो एसआईपी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या करना चाहिए यदि मार्केट क्रैश करता है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखो, एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो पर्पस आपका एसआईपी करने का ये है कि जब मार्केट क्रैश हो रहा है तभी भी आप खरीद रहे हैं। तो आप एक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए होता है कि जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो आपको लमसम लेके दूसरी जगह से, अपने डेट से लेके आपको मार्केट में एक लमसम भी ऐड करना चाहिए। और आपको मार्केट क्रैश से डरना नहीं है,
सिप का पर्पस ही मार्केट क्रैश को पकड़ना है। अगर मार्केट क्रैश हो रही है तो सिप करते रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपको फालतू का ज्ञान देना है तो ज्ञान नहीं लीजिए। मुश्किल मार्केट में ये हो जाती है जब मार्केट बढ़ चुकी होती है तब लोग आते हैं। जैसे अब लोग आ रहे हैं कि लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, तो अब आप लेट हो चुके हैं। तो आपको अगले बूम के लिए इन्वेस्ट करना है एंड उसके लिए सिप बहुत अच्छा है। मार्केट बीच में खराब होती है तो आपको बेटर एलोकेशन मिलते हैं, ज्यादा शेयर्स मिलेंगे। और अगर आप लगा सकते हैं, आपके पास लमसम है, तो अपना डेट से निकाल के मार्केट में और ज्यादा इन्वेस्ट कर दीजिएगा। अगर मार्केट क्रैश होती है डरना मत। अगर आप अच्छी क्वालिटी कंपनीज में कर रहे हैं, अच्छे लार्ज कैप फंड्स में कर रहे हैं, तो कोई डरने की बात। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट गुरु है बजाज कैपिटल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने साफ कहा एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते रहिए, डरिए नहीं। दूसरा एक और चीज है, बहुत सारे फोन भी आते हैं सर, हम लोग को भी आते हैं कि रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्ट कर दीजिए अभी, तो जब आप इतने साल बाद रिटायर होंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए एक आम आदमी को, हमारे जैसे नौकरी पेशा लोगों को? देखिए, रिटायरमेंट के लिए आपको दो चीजें करनी है। एक तो आपको रिटायरमेंट के लिए एक कॉर्पस बनाना है, ठीक है, जो आप एक सेविंग का कॉर्पस बनाना चाहते हो, और उसके लिए एनपीएस बेस्ट स्कीम है, नेशनल पेंशन सिस्टम। एक तो आपको एडिशनल टैक्स सेविंग मिलता है 50,000 रुपए पे। अगर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट मान जाती है तो आपको 10% आपकी सैलरी टैक्स फ्री हो जाती है। तो एनपीएस गवर्नमेंट की स्कीम है, 50% इक्विटी 50% डेट, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिप करके अपना एक कॉर्पस बनाना चाहिए सेविंग के लिए। थर्ड है एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है, जो बहुत बढ़िया है। जिनके पास एक्स्ट्रा इनकम है, तो आप आज से डिफाइन कर सकते हो कि मैं अपने 60 साल की एज में मैं 1 लाख रुपए की पेंशन बनाना चाहता हूं, 50,000 की पेंशन बनाना चाहता हूं, या 2 लाख की पेंशन बनाना चाहता हूं। तो उसके हिसाब से आज की डेट में डेफर्ड एन्युटी प्लान मिलते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, जिससे आप एक डिफाइंड मनी कि यार मेरे को 50,000 रुपए महीना तो आ ही रहा है, तो मुझे टेंशन नहीं है, जिसे सेविंग इनकम कहते हैं। सर एक सवाल मेरे डायरेक्टर का है, उन्होंने कहा है अभी पूछने के लिए कि जो अभी तक जिन्होंने नहीं किया है पेंशन फंड में, जो लेट हो रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, अगर पेंशन फंड में आप लेट हो गए तो मेरा पॉइंट है डरिए मत। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन जागे उस दिन ही सवेरा है। तो आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू करिए। आपका पीपीएफ और ईपीएफ के चक्कर में काफी सेविंग हो गई होगी, ठीक है। तो आज की डेट में भी आप प्लीज एक सिप शुरू कर दीजिए। तो जितना आप डाल सकते हैं सिप करिए। और अगर आप आज की डेट में भी डेफर्ड एन्युटी प्लान का मतलब ही ये होता है पेंशन का, कि आप ना आज पैसा डाल रहे हैं और उसके बाद 10 साल के बाद पेंशन ले रहे हैं, एंड उसमें अगर आप रिटर्न देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर मिलेगी, बिकॉज 10 साल आपका पैसा एक्यूमुलेट भी कर रहा है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आज आपके पास हैं 10 साल, तो आप इक्विटी में डालिए, उसमें आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा। बट सिंस आप कंजर्वेटिव हैं, आप समझिए आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस है, अगेन मैं बार बार ये बोल रहा हूं, इसको हाई क्वालिटी कंपनीज में ही डालिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। आप रिस्क नहीं ले सकते। आप ये स्मॉल स्टॉक्स लोगों के टिप्स पे उस पे मत इन्वेस्ट करिए, हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, तो आप सेफ रहेंगे। चलिए शिवानी, आपको इसका जवाब मिल गया होगा। एक अंतिम का सवाल है सर, थर्ड वेव की बात हो रही है, ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस का कैसा कवरेज होना चाहिए? हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ेंगे, उसके लिए हमारे व्यूअर को बताएं कि टिप्स बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल है सर। देखिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, थर्ड वेव आ रहा है और हमने कोरोना ने क्या दिखाया कि पूरी फैमिली इकट्ठे बीमार हो सकती है। लोगों ने 5 लाख 10 लाख का फ्लोटिंग कवर लिया हुआ था, एक आदमी का 7-8 आ गया, 2 लोग अगर हो गए तो 15-18 लाख लग गया। एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है लोगों की फैमिलीज में। तो आपको एक सबसे सस्ती स्कीम होती है, उसे बोलते हैं सुपर टॉपअप। वो होता है 2,000 5,000 से 5,000 रुपए में आप अपना कवर 5 लाख से 50 लाख तक ले जा सकते हैं। ये एक तो सबसे जिसके बोलते हैं ना महाअस्त्र या ब्रह्मास्त्र है, ये सुपर टॉपअप आप इमीडिएटली लीजिए। दूसरा कि आज की डेट में 5 लाख का कवर इज नॉट इनफ, आपको 20 से 50 लाख रुपए का कवर होना चाहिए। और मैं एक आपको बड़ी अच्छी फैक्ट बताता हूं कि 5 लाख के कवर और 20 लाख के कवर में कॉस्ट का डिफरेंस खाली 15-20% होता है जी, ठीक है। आपके 10 लाख और 50 लाख के कवर में करीब 10-15% का कॉस्ट का डिफरेंस है। तो लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि 50 लाख का कवर बहुत महंगा है। तो ये ज्यादा महंगा नहीं है। तो आप अपना कवर बढ़ाइए। ऑन लाइफ इंश्योरेंस आपकी जो अभी इनकम है उसका आपके पास 15 से 20 टाइम का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए।
और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका लाइफ इंश्योरेंस की जो कवरेज एज तक है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, 85 होनी चाहिए या 99 ईयर होनी चाहिए, कि आपका लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम दिया है वो एक लेगेसी प्लानिंग हो गया। आपको अपने बच्चों को 1-2 करोड़ रुपए देना है, या तो आप अपना पैसा खर्चो मत, उसको बचाते रहो, या आप एक इंश्योरेंस 99 ईयर की ले लो, जिससे आपको अभी भी प्रोटेक्शन मिलेगी और आपकी फैमिली के आपके बाद के लिए कॉर्पस है और अपना पैसा आप खुद खर्च सकते हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर।